टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस, न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें हमारे कुछ प्रीवियस एपिसोड भी है जो कि मेरे साथ गैलरी में मौजूद थे, तो सोचा कि इसी में ही ऐड कर दूं। वैसे भी यूट्यूब से वो सारी की सारी वीडियोस तो हट चुकी है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, अपलोड भी नहीं कर सकती। तो वो सब्सक्राइबर जिसने प्रीवियस सारे के सारे एपिसोड्स देख लिए हैं, उन्होंने क्या करना है कि ये वीडियो 28 मिनट एंड 23 सेकंड आगे करनी है, तो वहाँ से फिर नई एपिसोड स्टार्ट हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप में ज्यादातर लोगों ने मेरे लिए प्रे भी किया था एंड आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार दिखाते रहे। थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होती है एडिथ हमें बताती है कि ये ज्वेलर हर नई सीजन में रुडविक फैमिली में आता है। असल में नोना हमें एडिथ के बारे में बता रही है कि एडिथ की शादी के बाद से फर्स्ट पर्टिकुलर इवेंट है जो कि हो रहा है एज अ साइड एपिसोड। वो बताती है कि इस एपिसोड में क्या होता है, ज्वेलर आ जाता है और सारी की सारी फैमिली फोकस्ड हुई होती है सिर्फ और सिर्फ एलिस पर। वो एलिस के लिए सारी की सारी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी और सारा का सारा फोकस सिर्फ उसी पर ही था, जिसकी वजह से एलिस को बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वो अपने मन में कहती है कि एडिथ की तरफ तो कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एलिस एक नेकलेस सेलेक्ट कर लेती है एडिथ के लिए। एडिथ को बताती है कि मेरे ख्याल से ये आपके साथ बहुत सूट करेगा। अब जैसे ही रियल वाली एडिथ ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर एलिस से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए सेलेक्ट करने की। वो उसे बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर लोग तुम्हारे लिए सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। अब मुझे मालूम पड़ा कि तुम तो सिलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मामूली से और हल्के से नेकलेस को मेरे लिए सिलेक्ट करने की। वो एलिस को बताती है कि मुझे ये मत बताना कि तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। इस पर तो एलिस बहुत हैरान हो जाती है, बहुत इनोसेंट से फेस बनाते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो बस सिर्फ। इससे पहले कि एलिस कुछ और कह पाती एडिथ उसे बताती है कि वैसे मैं यहाँ पर हर वो चीज ले सकती हूँ और मैं लेना चाहूंगी सिर्फ इस नेकलेस के अलावा जो कि तुमने मेरे लिए रिकमेंड की थी। अब जैसी वो ये बात बताती है, क्लिप यहाँ पर मौजूद सारी की सारी ज्वेलरी एलिस के लिए खरीद लेता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बैंक चेक से, और साथ ही साथ सिर्फ वो नेकलेस छोड़ देता है जो कि एडिथ ने बताया था कि मैं ये वाला नेकलेस नहीं लूंगी जो कि एलिस ने मेरे लिए सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी ज्वेलरी नहीं बची थी क्योंकि सारी की सारी ज्वेलरी तो क्लिप ने एलिस के लिए खरीद ली थी। एडिथ के पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो नेकलेस था जो कि एलिस ने उसके लिए रिकमेंड किया था। अब हमें नोना बताती है कि ये वाला चैप्टर रीडर्स के लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेन लीड ने हीरोइन के लिए सारी की सारी ज्वेलरी खरीद ली थी, लेकिन प्रेजेंट में अब मेरा क्या, मींस के मेरे साथ अब क्या होगा। और प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हुए होते हैं एलिस पर। एलिस के लिए वो सारी की सारी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे। डचेस भी उसके लिए सेलेक्ट करते हुए बताती है कि तुम ये पर्ल नेकलेस ले लो। साथ ही साथ क्लिप उसे बताता है कि तुम डायमंड क्रिस्टल ले लो। इस पर तो एलिस मींस के रीस उसे बताती है कि नहीं, पिछली बार भी तुमने मेरे लिए डायमंड वाला लिया हुआ था तो इस बार मैं नहीं लूंगी। एडिथ अपने मन में बताती है कि डचेस ने मुझे यहाँ पर तो बुला लिया है, लेकिन मैं अब जानबूझकर इनकी हेल्प तो नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पर बैठना ही होगा, इनको देखना ही होगा। वो बताती है कि मैं पहले यहाँ पर नहीं आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर किलन भी है और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा awkward लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे यहाँ पर आना ही था। फिर वो बताती है कि नहीं रुको, कुछ तो गलत जरूर है, कुछ अनयूजुअल है यहाँ पर। और जैसे ही वो किलन की तरफ देखती है, किलन एलिस की तरफ कुछ ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा था। वो उसे बताता है कि एलिस बस तुम एक नेकलेस सेलेक्ट कर लो, हम जरूर से उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिथ अपने मन में कहती है कि अब मुझे मालूम पड़ा कि एडिथ क्यों इतना अकेला अकेला महसूस करती थी। यही वजह थी कि वो यहाँ पर अकेले थी इतने सारे लोगों के बीच में भी। अब वो ये सब सोच ही रही थी और वहाँ पर एक नेकलेस पड़ा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बताती है कि मालूम नहीं है कि कितना महंगा होगा। और जैसे इसको टच करने वाली थी, इससे पहले कि उसको टच कर पाती एलिस यहाँ पर कहती है कि रुको। वो एडिथ से कहती है कि एडिथ, और तभी यहाँ पर एडिथ अपने मन में बताती है कि क्या सब कुछ उस ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वही लाइंस कहेगी जैसे प्रीवियस स्टोरी में कही गई थी। और तभी एलिस उसके लिए एक नेकलेस सेलेक्ट करते हुए उसे बताती है कि एडिथ ये तुम पर बहुत सूट करेगा। और उसने जो नेकलेस सेलेक्ट किया हुआ था वो बहुत ही प्यारा था। एडिथ उसकी तरफ देखते हुए मन में बताती है कि वाह ये कितना प्यारा है। वो एलिस को भी बता देती है कि हाँ ये बहुत प्यारा है, बहुत गॉर्जियस है। साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि ये रूबी है। अब जैसे ही वो ये बताती है, यहाँ पर ज्वेलर से कहता है कि ऐसे मालूम पड़ता है आप ये सब पहचानने में बहुत अच्छी है। वो उसे बताता है कि हाँ आपने ठीक बताया, ये एक हाई क्वालिटी की रूबी है और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द जो गोल्ड यूज किया गया है ये भी बहुत प्योर और हाई क्वालिटी का है। तभी यहाँ पर डचेस उससे कहती है एडिथ तुम इसे पहन क्यों नहीं लेती, इसे ट्राई करो। एडिथ बताती है कि मैं इसे ट्राई कर लूँ। अब वो नेकलेस उठाने वाली थी, इससे पहले कि वो उठा पाती यहाँ पर किलन वो नेकलेस उठा लेता है और वो एडिथ को वो नेकलेस पहनाने लगता है। यहाँ पर एडिथ अपने मन में बताती है कि क्या किलन के साथ कुछ मसला है। वो बहुत हैरान
है और बताती है कि इतनी अजीब एक्टिंग क्यों कर रहा है अचानक से। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एडिथ को ये नेकलेस पहना देता है। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कुछ ऐसा है कि डचेस के सामने हमने नॉर्मली एक्ट करना होगा ताकि डचेस ज्यादा परेशान ना हो, और शायद से ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि डचेस ये सब चाहती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लिप, डचेस और साथ ही साथ एलिस भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अब एडिथ भी किलन से पूछती है, किलन ये कैसा लग रहा है तुम्हारा, इसके हवाले से क्या ख्याल है। अब वो बहुत प्यारी लग रही थी, जिस पर किलन उसकी तरफ देखते हुए बहुत अजीब सा फील करता है। फिर उससे कहता है कि हाँ ये ठीक है। साथ ही साथ वो ज्वेलर से कहता है कि इसकी कीमत तुम मुझे बता दो क्योंकि इसकी पेमेंट मैं करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्लिप उससे कहता है कि वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे जितना मालूम है शादी के बाद से तुम्हारा पहला गिफ्ट है जो कि तुम अपनी वाइफ को दे रहे हो। ये कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग बहुत प्यारे कपल लग रहे हो। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम इसके पैसे दे रहे हो तो इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें बच जाती है तुम मुझे अलाउ करो, ये सारी की सारी चीजें मैं एलिस के लिए खरीदना चाहता हूँ। इस पर तो डचेस उसे बताती है, क्लिप ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ये सारी की सारी चीजें तुम रीज मींस के एलिस के लिए खरीद लोगे तो फिर एडिथ क्या करेगी। अब एडिथ डचेस को बताती है, नहीं मदर इट्स ओके, ये ठीक है, मैं कुछ और खरीदना नहीं चाहती। साथ ही साथ एलिस भी इस सब चीजों की तरफ देखते हुए अपने मन में बताती है, क्या ये सारा का सारा मेरा हो जाएगा, मींस कि मेरे लिए सारी की सारी ज्वेलरी ले रहा है। और तभी यहाँ पर एडिथ अपने मन में फर्दर कहती है कि असल में मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इस नेकलेस में से एक ले लेती जो कि इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है, तो मैं इसलिए क्यूरियस थी कि ये मेरे लिए कितने पैसे करते हो, इससे मेरे फंड्स कितने बढ़ जाते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं उसे बेच देती। साथ ही साथ वो ये भी बताती है, जो नेकलेस किलन ने मेरे लिए लिया है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी जिंदगी में इसको बेच पाऊंगी, तो मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिथ बैठी हुई होती है और वो सारे के सारे लेटर्स पढ़ रही थी जो कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए भेजे होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों से यही बता रहे थे कि अगर तुम हमें इस तरह से इग्नोर करोगी तो फिर आज के बाद से और आज के आगे से हम तुम्हें इनवाइट नहीं करेंगे, हम तुमसे कभी भी नहीं मिलेंगे। ये सब लेटर्स देखते हुए तो एडिथ अपने मन में बताती है कि ऐसा लगता है कि एडिथ ज्यादातर लोगों से नहीं मिलती थी और वो सोशल इवेंट को ज्वाइन नहीं करती थी। तब इन सारे लेटर्स में से उसे वो लेटर मिल जाता है जो कि उसके लिए फादर ने भेजा होता है। फादर उसे ये बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो तुम वहाँ पर एडजस्ट कर चुकी होगी और तुम कंफर्टेबल हो चुकी होगी, तो तुम अपने हिस्से का काम करना स्टार्ट कर दो। असल में फादर एडिथ को ये बता रहा था कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही, तुमने अभी तक मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, जबकि मुझे मालूम पड़ा है कि तुमने डचेस की हेल्प करना स्टार्ट कर दी है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है कि वेपन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है उसको चुरा लो, मेरे लिए भेज दो यहाँ पर। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती और उसको नहीं चुरा सकती तो कुछ समरी लिख दो उस सारे वेपन से रिलेटेड और मुझे भेज दो, अब मैं तुम्हारे कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई और स्पाई जरूर मौजूद है जो कि उसको मेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वरना उसको मालूम कैसे पड़ता कि मैंने डचेस के साथ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर है जो कि मुझ पर अपनी नजर रख रहा है। तभी वो बताती है, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे अपने फादर को एक रिप्लाई देना चाहिए। और वो लेटर उठा लेती है और पेज उठा लेती है, मैसेज लिखने लगती है। वो अपने फादर को बताती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा है कि ड्यूक के फोर्सेस कुछ बहुत ही ज्यादा है, इसके फोर्स रिसोर्सेज इतने ज्यादा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ये हमारे इमेजिनेशन से कुछ बहुत ही बियॉन्ड है। वो अपने फादर को बताती है कि अगर आप यहाँ पर अटैक करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आप जरूर से हार जाएंगे। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि आपको क्या करना चाहिए कि इनके साथ जंग नहीं करनी चाहिए। असल में नोना यहाँ पर लेटर तो लिख रही है, एडिथ के फादर को भी समझा रही है, साथ ही साथ इस सारे के सारे झमेले से अपने आप को बाहर निकाल रही है। वो उसे बताती है कि काउंट रेडविक ने आप पर अटैक नहीं करवाया तो आप वैसे ही उसके साथ जंग क्यों लड़ रहे हैं। वैसे भी एम्परर अभी तो जिंदा है और जितने भी नोबल्स है वो सारे के सारे इस साइड पर है, तो मेरे ख्याल में आप दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप दोनों दोस्त बन जाते हैं तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वो आखिर में लिख देती है, आपकी प्यारी बेटी एडिथ अपने मन में बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने फादर को ऐसे बताऊंगी तो वो मेरी बात मान जाएंगे और उसका सबसे बड़ा गोल वो मेरे लिए छोड़ देंगे। वो इस गोल को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन मैंने उसके लेटर का जवाब तो जरूर देना था और इसमें कुछ ऐसे शब्द लिखने थे जिसमें मैं ना फंसूं और यहाँ पर मौजूद लोगों का मुझ पर शक ना जाए। फर्दर बताती है कि अब मुझे ये लेटर सेंड कर देना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ ड्यूक के सामने बैठी होती है और ड्यूक उससे पूछ रहा था कि तुम अपने फादर के इज्जत की कसम खाओ कि तुमने हमारे डुकल फैमिली के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को लीक नहीं किए। थोड़ी देर बाद उससे फर्दर कहता है कि मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्या तुमने हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को बाहर किसी के साथ शेयर किया है, लीकेज की है। इस पर तो एडिथ बताती है कि मैं अपने जान की साथ ही साथ अपने इज्जत की भी कसम खाती हूँ कि मैंने कोई भी लीकेज नहीं की, मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लोगों के साथ शेयर
शेयर नहीं की। इस पर तो ड्यूक इसे बताता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी जिंदगी साथ ही साथ अपने बाप की इज्जत जमीन पर फेंक दी। इस पर एडिथ बताती है कि आपका क्या मतलब है। तभी ड्यूक उसे बताता है लेनन को डॉक्यूमेंट दे देता है और लेनन वो डॉक्यूमेंट एडिथ को दे देता है। साथ ही साथ अब ड्यूक उसे बताता है कि तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने लेनन से फेक डॉक्यूमेंट अरेंज करवाए थे और फेक डॉक्यूमेंट उसे दिए थे। तुमने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डचेस के साथ अरेंज करवाए हैं वो सारे के सारे फेक थे और तुमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फादर को दे दी है। तो जैसा कि हमने सोचा था तुम्हारा फादर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है जिस तरह से हमने इस डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन छपवाई थी और जैसी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई थी। इस पर तो एडिथ बताती है कि इसका क्या मतलब है। अगर आपने यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन मीन्स की झूठी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है या सच्ची इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को अरेंज किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया। शायद से फेक डॉक्यूमेंट रखवाने के पीछे आपका कोई और मकसद था, लेकिन मैंने कोई भी लीकेज नहीं करवाई। मैंने सिर्फ वही किया है जो कि मैंने करना था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जॉब किया है। इस पर तो ड्यूक उसे बताता है वैसे तुम्हारे इस गट्स के लिए तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इस सिचुएशन में और कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने है और इस सब से ये प्रूफ हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की है। इस पर तो एडिथ फिर से कहती है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन मैंने लीक नहीं करवाई। तभी ड्यूक उसे बताता है कि असल में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और गोल्फ के पास पहुंची है जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हवाले कर दिए गए थे। इस पर तो एडिथ हैरान हो जाती है, बताती है कि क्या जो कि मेरे हवाले कर दिए गए थे। असल में ड्यूक उसे ये बता रहा था कि जिस डॉक्यूमेंट तक अप्रोच तुम्हारा था सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स और वही इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। इस पर एडिथ उसे बताती है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है इस डॉक्यूमेंट तक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ मेरा था। वैसे इस डॉक्यूमेंट तक अप्रोच तो लेनन का भी था जो कि इसका ऑथर है, उसने इसे लिखवाया है। इसके अलावा वहाँ पर सिर्फ काम मैं नहीं कर रही थी। इस पर ड्यूक उसे बताता है कि हाँ, वहाँ पर तुम अकेले काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर मेरी बीवी भी थी, इसके अलावा रीस बीस के एलिस भी थी। अपनी बीवी पर तो शक नहीं कर सकती कि उसने ये डॉक्यूमेंट लीक करवाए होंगे। तभी एडिथ उसे बताती है कि हाँ, आपकी बीवी के हवाले से तो ठीक है, लेकिन एलिस के बारे में उसे बताती है लेकिन रीस, क्या रीस भी रीस रुडविक है? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि मेरा गोल्फ हूँ तो वैसे भी वो रुडविक फैमिली से नहीं है, आप लोगों ने उसे अडॉप्ट किया हुआ है। ये बात सुनते ही ड्यूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एडिथ से कहता है कि तुम अपने जुबान को लगाम दो। साथ ही साथ एडिथ अपने मन में बताती है कि जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में लिखा गया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ट्रैप के लिए यूज किया जा रहा है, सियासी मसले को हल करने के लिए और सियासी झमेलों में फंसने के लिए मुझे यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जब से एडिथ की शादी हुई है तब से एक बार भी एडिथ को एडिथ रुडविक के नाम से नहीं पुकारा गया। यहाँ पर सब लोग उसे यहाँ पर एडिथ राय गोल्फ के नाम से ही जानते हैं और राय गोल्फ का सरनेम ही उसके नाम के साथ है। तभी वो यहाँ पर ड्यूक से कहती है कि जैसे कि आपने बताया ये इन्फॉर्मेशन मैं अरेंज करवा रही थी, ये डॉक्यूमेंट मैं अरेंज कर रही थी, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में डचेस और साथ ही साथ लेडी रीस भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट लीक हो जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपका सारा का सारा शक मुझ पर ही जाता, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसी वाहिद लड़की हूँ जो कि इस फैमिली से नहीं है बल्कि बाहर की है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपने ये फेक डॉक्यूमेंट वहाँ पर रखवा दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर शुरू से ही यकीन नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे। आपने असल में मुझे काम दिया ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए सब अरेंज कर लिया है। क्या मालूम आपने सिर्फ और सिर्फ काउंट राय गोल्फ को फंसाने के लिए सब किया हो ताकि आप मेरे फादर के खिलाफ कुछ एक्शन ले सके, इसीलिए आपने फेक डॉक्यूमेंट लगवाए हैं और आपने मुझ पर बुख्तान लगाया है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने लीक करवाए हैं। आपको सिर्फ बहाना चाहिए मेरे फादर के खिलाफ लड़ाई करने का। इस पर तो ड्यूक बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही साथ एडिथ अपने मन में बताती है कि मैं इस सबसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। आखिरकार कौन है जिसने राय गोल्फ के पास वो इन्फॉर्मेशन लीक करवाई है और उनके पास पहुँचाई है। वो ये भी बताती है कि मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ क्योंकि लेनन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ और उसने मुझसे झूठ बोला। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं कह सकती कि रीस ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करवाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी स्पाई जरूर मौजूद है जो कि यहाँ तक कि ये डॉक्यूमेंट भी उसके पास लेके जा सकते हैं। तो फिर मेरी शादी की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उसे मुझे यहाँ पर भेजने के लिए और ये शादी करवाने के लिए। ये स्पाई होती उस तक डॉक्यूमेंट पहुँचा देते, मुझे यहाँ भेजने की जरूरत क्यों थी। वो बताती है कि ओरिजिनल स्टोरी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जैसे ही एडिथ की शादी होती है तो अपने फादर के पास इन्फॉर्मेशन ले जाना स्टार्ट कर देती है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने बाप तक पहुँच जा रही थी जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है और उसके लिए कहा जाता है कि उसको कभी भी रुडविक फैमिली का सरनेम नहीं मिलेगा। उसको कई दिनों के लिए कैद भी कर लिया गया था, लेकिन प्रेजेंट में मुझे मालूम है कि मैंने ये सब नहीं किया। इसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि मैं स्टोरी को चेंज नहीं कर पाऊंगी और मुझे एडिथ की एक्टिंग करनी ही
पड़ेगी, अगर मुझे कितनी भी एक्टिंग ना करनी पड़े। इसके बावजूद भी वो सब कुछ हो रहा है जो कि मैं करना भी नहीं चाहती। मैं स्टोरी को चेंज करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत उदास फील कर रही थी और बताती है इसका मतलब है कि मैं अपने मौत के करीब करीब जा रही हूँ हर दिन गुजरने के साथ, और आखिर में किलन मुझे मार देगा अपने हाथों से ही। ये सब सोचते हुए वो बहुत सैड फील कर रही थी और अचानक से रोने लग जाती है। अब जैसे ही वो रोने लगती है, किलन यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। एडिथ अपने मन में बताती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, सबके सामने यहाँ पर रो रही हूँ। और तभी वो ड्यूक को बताती है कि मैंने तो कसम खा ली अपनी जान की भी और साथ ही साथ अपनी इज्जत की भी कि ये मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब मैंने करवाया है तो बस फिर आप मेरा सर काट दे। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी कहती है कि चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं ये स्टोरी नहीं बदल सकती, मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे ही वो ये बात बताती है, किलन बहुत हैरान हो जाता है, बहुत फिक्रमंद हो जाता है। साथ ही साथ वो ड्यूक को बताता है नहीं ड्यूक, हम अचानक से ये फैसला नहीं ले सकते। वो ड्यूक से कहता है कि हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके बाद फिर फैसला लेंगे कि आखिरकार ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक करवाई है। और तब यहाँ पर क्लिफ कहता है कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल आती और हमें डिटेल मालूम नहीं पड़ती, तब तक तुम अंडर सर्वाइलेंस रहोगी। इस पर तो ड्यूक भी कहता है एडिथ से, एडिथ तुम दुआ करना कि तुम इस सब में इनोसेंट साबित हो जाओ, और हम टाइम देते हैं, हम ये इन्वेस्टिगेशन और भी करेंगे कि ये सब लीकेज किसने करवाई है। तो तब तक तुम अपने लिए दुआ करो और अपने लिए प्रे करो। साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर लिनन करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो ये बात कर पाता, तभी यहाँ पर किलन ड्यूक से कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगा। और साथ ही साथ वो बहुत तेजी के साथ उड़ते हुए आता है एडिथ के पास, उसको हाथ से पकड़ लेता है, उससे कहता है कि मेरे पीछे आओ। वो एडिथ को अपने साथ ले जाता है। अब ये सारा का सारा सीन देखकर यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे सब बहुत हैरान हो जाते हैं। अब जब ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं, किलन यहाँ पर एडिथ से कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, जिस पर एडिथ उसे बताती है कि हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद से मैं पागल हो चुकी हूँ। किलन उससे कहता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, असल में मेरे फादर इसीलिए जाने जाते हैं कि बैटलफील्ड में वो किसी पर भी तरस नहीं खाते, बस उसका सर काट देते हैं। और तुमने आखिरकार मेरे फादर के सामने कह दिया कि बस मेरा सर काट दो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें नहीं मारता? अगर ऐसी सिचुएशन ना आई होती तो अब तक तो तुम मर चुकी होती। मेरे फादर के सामने ऐसे बातें मत किया करो कि बस मेरा सर काट दो। इस पर तो एडिथ उसे बताती है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, अगर मेरा सर कट जाता तो क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता? ये बात सुनकर तो किलन के पास बोलने के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए थे। वो बहुत हैरान हो जाता है कि अब मैं इससे क्या। और थोड़ी देर बाद वो उसे बताता है कि अगर तुमने ये सब किया ही नहीं है तो इसकी सजा आखिरकार तुम क्यों भुगतोगे, और ऐसा है तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी बल्कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस पर तो एडिथ उसे बताती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इससे तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कोई ना कोई वजह तुम लोग निकाल ही लोगे। इस सारे के सारे मामले में मैं कल्प्रिट आऊंगी और मैं ही मुजरिम बनूंगी। फर्दर कह दिया कि ना तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो, अब के बाद से मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करती। इस पर तो किलन हैरान हो जाता है और बताता है कि क्या। तभी एडिथ उसे बताती है तो क्या सच में ऐसा नहीं है? फर्दर उसे बताती है कि वो तुम ही थे जिसने फेक डॉक्यूमेंट मेरे सामने टेबल पर रखे थे, साथ ही साथ तुमने मुझे बताया था कि काउंट ट्राइगोल्फ इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस सबसे पहले तुमने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? जब ये डॉक्यूमेंट तुमने मेरे सामने रखने थे तो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेते। मेरे लिए तो सब कुछ ऐसा है कि बस मैं इस कमरे तक महदूद रह चुकी हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मुझे तुम सब लोगों की बात माननी होगी और तुम सब लोगों का ऑर्डर मानना ही होगा। इस पर तो किलन बहुत हैरान हो जाता है, पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर तुम्हें सजा मिले, बल्कि किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा और इस मामले को संभालूंगा, और जो जो इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं तुम्हारे साथ वक्त वक्त के साथ शेयर भी करूंगा, और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी के साथ करूंगा। इस पर तो एडिथ उसकी तरफ देखते हुए बताती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर किसी की साइड लोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है अगर मैं बीच में से हट जाती हूँ, जो दो सस्पेक्ट रहते हैं वो एक तो लेडी रीस है और साथ ही साथ एक डचिस है। तो ये सब जानते हुए भी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ईमानदारी से काम करोगे और ईमानदारी से काम लोगे? ये बात सुनकर तो किलन हैरान हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसके पास कहने के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं एम्परर के पैलेस को, और हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी रीस मींस के एलिस और साथ ही साथ क्लिप यहाँ पर पहुंच चुके थे और क्लिप एलिस को नीचे उतार रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है प्रिंसेस और बताया जाता है कि इस प्रिंसेस का नाम कैटरीन है। एलिस को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो गई थी, उसे बताती है कि बहुत वक्त के बाद मिले हैं हम लेडी रीस। साथ ही साथ हमें इस प्रिंसेस के बारे में फर्दर बताया जाता है कि मौजूदा जो एम्परर है ये उसकी
ब्लड रिलेटिव है, मींस के ये उसके रिश्तेदार है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जो मौजूदा एम्परर है ये लड़की उससे सिर्फ और सिर्फ 4 साल बड़ी है। प्रिंसेस की स्ट्रेंथ कुछ बहुत ही ज्यादा है और इस इंपीरियल फैमिली में ये बहुत ही अजीब प्रिंसेस है। फर्दर बताते हैं कि ये बिल्कुल एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है जो कि इस इंपीरियल पैलेस में रह रही है। साथ ही साथ ये दूसरे नोबल को डराती धमकाती भी है क्योंकि इसका जो मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है इससे दूसरे लोग डर जाते हैं। साथ ही साथ ये दूसरी लड़कियों को पसंद भी नहीं करती। प्रिंसेस वाहिद ऐसी लड़की है जिसके बाल छोटे छोटे हैं। साथ ही साथ वो लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करती, शॉर्ट स्कर्ट में ही वो रहती है। फर्दर बताते हैं कि सारे पैलेस में सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रिंसेस ही है जिसको एम्परर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मींस के प्रिंसेस को कंट्रोल करना यहाँ तक कि एम्परर के लिए भी बहुत मुश्किल है और उसने भी इस पर गिव अप कर दिया है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी रीस उससे कहती है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिंसेस। इस पर तो प्रिंसेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुमने मुझे प्रिंसेस नहीं कहना बल्कि मुझे मेरे नाम से ही पुकारो। साथ ही साथ वो उसे यही बताती है कि मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि तुम आ रही हो तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। फर्दर उससे कह दिया क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी पसंदीदगी मेरी तरफ से कम हो गई हो। इस पर तो लीज उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर क्लिप प्रिंसेस से कहता है कि ट्रीन ये बहुत अच्छी बात होगी और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि अगर तुम रीस को तंग करना बंद कर दो। और हमें बताया जाता है कि क्लिप का दिल तो सिर्फ और सिर्फ रीस के लिए ही धड़कता है। मींस के क्लिप को रीस पर क्रश है। इस पर तो प्रिंसेस उसे बताती है कि मैं तो बस सिर्फ मजाक कर रही थी। तो क्लिप उससे कहता है कि इतने सीरियस स्टाइल में भला कोई मजाक करता है? अगर तुम इतने सीरियस स्टाइल से मजाक करोगे तो वो बिल्कुल मजाक नहीं लगेगा। अब ये लोग जा रहे थे और तभी यहाँ पर कैटरीन इनसे कहती है कि मैं नोट कर रही हूँ कि किलन यहाँ पर नहीं आया, क्या कुछ मसला था? इसका मतलब ये है कि ये सब लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है। इस क्लिप से बताता है कि तुम इंपीरियल फैमिली में रह रही हो, साथ ही साथ पैलेस में भी रह रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकल कन्वर्सेशन के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम और ऐसे मुझे लग रहा है कि इससे एम्परर भी खुश नहीं होगा। इस पर तो प्रिंसेस उसे बताती है अच्छा ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जिसमें मैं एम्परर के साथ फाइट ना करूं। वो हर वक्त मुझे डांटता है कि मैंने पैलेस में ये क्या कर दिया है। और तभी यहाँ पर क्लिप उसे बताने लगता है कि तुम्हें ये सब जानना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता तभी यहाँ पर प्रिंसेस उससे कहती है कि रुक जाओ, मैं अपने गेस्ट ट्रीज के साथ जा रही हूँ हैंग आउट करने के लिए, तुम ये कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशन जाके एम्परर के साथ करो। और उसे बताता है कि जब तुम वापस चले जाओ तो डचेस को मेरी ग्रीटिंग्स भी देना। और वो रीस को बता दिया कि मैंने एक नया हॉर्स लिया हुआ है। साथ ही साथ जब वो यहाँ से जा रही थी इस वक्त पर क्लिप अपने मन में बताता है कि बहुत ही अजीब लड़की है, इसकी पर्सनैलिटी ही बहुत अजीब है। अब हमें वो सीन दिखाते हैं जब क्लिप ने किलन से पूछा था कि तुम्हारी अपनी बीवी के साथ कन्वर्सेशन कैसे गई, जिस पर किलन उसे बताता है कि इस सब की वजह से मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो इससे रिलेटेड मुझसे बात मत करो। इस पर तो यहाँ पर क्लिप ने उसे बताया था कि अगर तुम इतने तंग आ ही चुके हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ पैलेस चले जाओ। किलन पहले ही बहुत गुस्सा था, वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ पैलेस चला जाऊँ, वो भी इस हालत में। वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इस प्रॉब्लम को क्लेरिफाई भी करना होगा, हल भी करना होगा, तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मौजूदा हालत में मैं तुम लोगों के साथ पैलेस जाऊंगा। किलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। प्रेजेंट में क्लिप अपने मन में कहता है कि मैं बस उसे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कुछ और लोग हैं जो कि इस बात को और इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर लेनन उससे कहता है कि किलन हमें जाना होगा, जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अब जाते हुए अपने मन में बताता है कि मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह से रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ फादर के रेपुटेशन के बारे में वरीड होता हुआ आ रहा है और उससे रिलेटेड ही वो फिक्रमंद होता है। ये पहली बार है कि मैंने उसे ऐसा देखा है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को, वो रो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आती है, उससे कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अब इस पर तो छोटी बच्ची अपने मन में बताती है कि ये लड़की मेरे साथ वाले बेड की पेशेंट है और ये सीन होता है एक हॉस्पिटल का। इसके बाद फर्दर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जगा दिया, जिस पर ये छोटी बच्ची उसे बताती है कि नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस पर ये दूसरी लड़की उसे बताती है कि तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तुम भी मौत से डरती हो। अब इस पर तो ये छोटी बच्ची जो कि नोना है वो उसे बताती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं डरती, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। इस पर तो ये दूसरी लड़की बहुत हैरान हो जाती है और बताती है कि क्या। तभी नोना उसे फर्दर बताती है कि मेरे मदर और साथ ही साथ मेरे फादर इससे बहुत तंग आ चुके हैं कि मैं बीमार हूँ। और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर नोना का फादर बताता है उसकी मदर से कि तुम्हारी गलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। साथ ही साथ नोना ये भी बताती है कि यहाँ तक कि मेरा बोन मेरो और साथ ही साथ मेरे भाई का बोन मेरो एक जैसा है, लेकिन मेरा भाई ये नहीं चाहता कि वो मुझे दे दे। और उसके भाई की कन्वर्सेशन हमें बताती है, वो ये बता रहा था कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता बोन मेरो, इससे मुझे बहुत दर्द होगा और ये बहुत दर्द करेगा। साथ ही साथ वो यही बताता है कि किसी पिग से बोन मेरो ले लो और इसे लगवा दो। इस पर तो ये लड़की उसे बताती है अच्छा सिर्फ ऐसी बात है। वो हंसते
उसने उसे बता दिया कि तुम इसे इसलिए बता रही हो क्योंकि हालात उस हिसाब से नहीं जा रहे जैसा कि तुम चाहती हो, सिर्फ इसीलिए तुम बनना चाह रही थी। वो उसे बताती है लेकिन तुम्हारी सिचुएशन से मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ। ये कितना अमेजिंग है कि तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार है जो कि तुम्हें बोन मैरो दे सकता है, तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो उसे बताती है अगर मेरी बात की जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं भी किसी दिन 21 साल या 20 साल की हो जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 20 साल की हो जाऊँ। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि दूसरे आम लड़कियों की तरह मेरे भी बाल बड़े हों, मैं पिंक लिपस्टिक लगाऊं, साथ ही साथ मेकअप भी करूँ, गलियों में घूमूं फिरूं, बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूं दूसरे लोगों की तरह। नोना बहुत उदास हो जाती है। साथ ही साथ अब वो बताती है कि ये ख्वाब मुझे सिर्फ उस वक्त आता है और ये मेमोरी मुझे उस वक्त आती है जब मैं बहुत उदास होती हूँ और एक बहुत मुश्किल वक्त में होती हूँ, और तभी वो अपने नींद से जाग जाती है। वो एक ख्वाब देख रही थी। अब वो बताती है कि उसने मुझे बताया था कि वो मौत से डरती है। फर्दर कहती है कि मेरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मैं वापस घर आ गई थी तो मैंने उससे गुड बाय भी नहीं कहा था। साथ ही साथ वो यही बताती है कि बिल्कुल ऐसा ही, मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं गिव अप नहीं कर सकती। एडिन बताती है कि माइंड सेट चेंज करने के बाद मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया है। अच्छी बात है कि मुझे पास्ट की वो मेमोरीज आ गई, वरना मैं शांत कभी भी नहीं होती। तभी वो बताती है कि मैंने ये सोचा था आज के बाद से मैं इस घर में सुकून से रहूंगी और बस रेस्ट करूंगी, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच ही थी। आज सुबह सवेरे ही किलन मेरे रूम में आ चुका है। मेरे खाने के टाइम पर अचानक से ही वो आ गया है तो मेरी हाथ सिर्फ एक हाँ भी रह गई है। तभी वो किलन से पूछती है अच्छा तो क्या बात है और क्या मैटर है जो कि तुमने मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस करनी है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे खाने के टाइम पर क्यों आ गए हो, तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं था, मींस कि तुम मुझे एडवांस में बता देते। जिस पर किलन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब तो एडिथ उसकी तरफ देखने लगती है और बताती है किलन, जिस पर किलन उससे कहता है कि मेरे पास कोई और वक्त अवेलेबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये वक्त है जिसमें मैं फ्री हूँ। इस पर तो एडिथ उसे बताती है अच्छा तो तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो। साथ ही साथ वो अपने मन में यही बताती है इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं बताने वाला कि यहाँ पर क्यों आया है। साथ ही साथ वो यही बताती है कि इसके साथ बात करना कितना मुश्किल है, कि इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है या फिर इसीलिए कि ये बहुत फिट और सेक्सी है। अब वो अपने मन में बताती है कि नहीं, मुझे अपने खाने पर फोकस करना चाहिए। ये खाना कितना अच्छा है, कितना डिलीशियस है और इसका जायका मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए खराब नहीं कर सकती और ऐसे गेस्ट के लिए खराब नहीं कर सकती जिसको मैंने इनवाइट किया ही नहीं है। वो खाते हुए बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और इस टाइम पर किलन उसकी तरफ देख रहा था। अब वो से बताता है कि हमें नए सबूत मिल चुके हैं और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। हम इसमें फर्दर भी एक प्रोग्रेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो उसे यही बताता है कि जैसा कि तुमने बताया था कि रीस भी एक सस्पेक्ट है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस पर तो एडिथ बताती है अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर किलन उससे कहता है कि श्योर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। साथ ही साथ वो यही बताता है कि ये सब मुझे बहुत मुश्किल से कहना पड़ रहा है। अब तो एडिथ उसकी तरफ देखने लगती है। उसे बताती है कि वैसे मुझे नहीं फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि ये सब मैंने किया ही नहीं है, मैं इतनी इनोसेंट हूँ इस सब में। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपने खाने पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ ये सूप बहुत डिलीशियस है तो मुझे ऐसे फजूल में ही स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं क्यों स्ट्रेस लूँ ऐसे काम के लिए, ऐसे बात के लिए जो कि मैंने किया ही नहीं हो। तभी वो बताती है कि वैसे ये सूप खत्म हो गया, डिलीशियस तो बहुत था लेकिन फिर भी मेरे पास ब्रेड तो अभी रहती है, तो चलो खाने पर फोकस करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। अब तभी किरण उसको अपना सूप ऑफर करने लगता है। साथ ही साथ उसे यही बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए सेव कर लिया था और इस पर ढक्कन भी रख दिया था। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारे साथ सूप खत्म हो जाए तब तुम ये खा पाओगी। इस पर तो एडिथ उसे बताती है अच्छा तो तुम मेरे साथ ये शेयर करना चाहते हो। जिस पर किलन उसे बताता है नहीं मैं नहीं खाना चाहता, बस मैंने खा लिया है। जिस पर एडिथ उसे कहती है कि थैंक यू सो मच खाने के लिए। साथ ही साथ जब किलन यहाँ से चला जाता है तब एडिथ अकेले हो जाती है। अपने मन में बताती है कि मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। साथ ही साथ ये भी बताती है कि यहाँ पर काम करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मीन्स कि मैं यहाँ पर कोई नॉवल, कोई वेबटून, कुछ कॉमिक नहीं पढ़ सकती, तब मैं क्या करूंगी। तभी वो आना से पूछती है आना आजकल नॉवेल्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या हॉबीज है। जिस पर आना उसे बताती है कि ज्यादातर नॉवेल्स तो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी के अलावा वो पेंटिंग पसंद करते हैं, पेंटिंग के अलावा वो हॉर्स राइडिंग भी पसंद करते हैं एज अ हॉबी। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि पेंटिंग तो मैं कर नहीं सकती। उसे अपनी दूसरी लाइफ की मेमोरी आती है जिसमें उसने पेंटिंग बनाया था लेकिन बहुत ही बेकार था। साथ ही साथ वो बताती है कि रोमांटिक नॉवेल्स में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि एम्ब्रॉयडरी फीमेल लीड करती है, कोई हैंकरचीफ कुछ वगैरह बनाती है, अपने लवर को देती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं आता। साथ ही साथ वो बताती है हॉर्स राइडिंग का तो मैं बता ही नहीं सकती, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो यहाँ पर आना से पूछती है आना कुछ और बताओ, कुछ और हॉबी जो कि आजकल से रिलेटेड हो। पर आना उससे कहती है कि हाँ आपने बताया आजकल से रिलेटेड तो ज्यादातर लोग कपड़े वगैरह बनाते हैं स्मॉल स्मॉल डॉल्स के लिए भी, आजकल ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ये करती है इससे आपकी सिलाई करने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और ड्यूक और डचेस के बारे में वो बताते हुए कहती है कि माय लॉर्ड और उसके वाइफ को भी इससे कोई भी मसला नहीं होगा। इस पर तो अब एडिथ यहाँ पर उससे पूछती है अच्छा तो ये बताओ कि डॉल्स कितने की मिल जाएगी। जिस पर आना बताती है कि यूजुअली यहाँ पर तो डॉल्स हाथों से ही बनाई जाती है। जब कोई छोटी बच्ची अपने माँ से कहती है कि मुझे डॉल चाहिए
चाहिए तो माउस के लिए जल्दी जल्दी अपने हाथों से ही बना लेती है। लेकिन आजकल ये सब कुछ आसान हो गया है क्योंकि हमें तैयार भी मिल जाती है, तो 50,000 जेनिस की मिल जाएगी। इस पर एडिथ 1 में कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, हाँ ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ही महंगा है। अब वो आना को 200,000 जेनिस दे देती है। उसे बताती है कि ऐसा काम करो कि मेरे लिए डॉल्स ले आओ, इसके अलावा सीविंग की जितनी भी चीजें हैं, धागा, सुई, वो सब चीजें ले आओ, साथ ही साथ कपड़े भी ले आओ। तो इसमें जितना भी आता हो वो सब कुछ चीजें ले आओ और जो पैसे इसमें रह जाए तो तुम अपने पास रख लो। इस पर आना उससे कहती है कि नहीं। आना उसे बताती है कि आप मेरी लेडी है और मेरा ये काम है कि मैं आपको सर्व करूंगी, तो मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए। जिस पर तो एडिथ उसे बताती है क्या तुम ये इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम मुझसे कुछ चीज लेना ही नहीं चाहती। अब ये बात सुनकर तो आना बहुत हैरान हो जाती है और बताती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर एडिथ उससे कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई हो, बहुत डर गई हो। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताती है कि जब से मैं इस मेंशन में आई हूँ तो आना ही है जिसको मैं शुरू से जानती हूँ। आना मेरे साथ बिल्कुल अच्छी रही है, इसकी पोजीशन लेनन के साथ बिल्कुल एक जैसे है और लेनन और आना ही है जो कि मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे मुझ पर बिल्कुल भी शक ना करते हो। मीन्स के ये लोग मुझसे बिल्कुल भी रूडनेस से नहीं मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो यहाँ पर आना को बता दिया कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस सब में बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो उसे पैसे देते हुए कहती है कि ऐसा काम करो कि तुम ये ले लो एज अ कंपेंसेशन, इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, ये मुझसे ले लो। जिस पर आना कहती है कि मैं नहीं ले सकती। इस पर एडिथ उसे बताती है कि प्लीज ये तुम ले लो, अगर तुम ये ले लेती हो मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आना भी ये पैसे ले लेती है और उसका थैंक यू करती है। साथ ही साथ अब एडिथ थोड़ी देर बाद कहती है कि मैंने सोचा था कि ये आसान होगा लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिथ कुछ पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर आना आ जाती है। उससे कहती है आना तुम आ गई हो। उससे कहती है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा था तो मैंने स्टार्ट कर लिया। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। इस पर आना उसे बताती है कि मैं डॉल्स ले आई हूँ, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं ले आई हूँ। और इस शॉप से आते हुए मैंने उस बंदे को बता दिया था कि कुछ पैटर्न्स भी ड्रा कर दे डिजाइन और कपड़ों से रिलेटेड, तो उसने कुछ डिजाइन ड्रा कर लिए है। अगर आप चाहती है तो इसमें वो कुछ और पैटर्न भी ड्रा कर सकते हैं। इस पर एडिथ उसे बताती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसको ये सब समझने में आसानी हो रही थी। अब जब आना चली जाती है एडिथ बताती है कि मेरे यहाँ से वो मेरे साथ नाइस हो चुकी है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि आज के बाद से मैं अपने लिए हॉबी बनाऊंगी, अगर मैं प्रॉपरली कर भी नहीं सकती तब भी वक्त के साथ साथ मैं सीख जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तुम आराम से रहो, सुकून से रहो, पैसे खर्च करो और कुछ भी ना करो, कुछ ना कुछ हॉबी तो जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ वो यही बता दिया कि मेरे पिछले लाइफ में मेरे दिमाग पर इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचती रहती कि कैसे मैं पैसे ज्यादा कमा पाऊंगी, और फिर ये सोचती रहती थी कि इससे मैं कुछ ऐसी चीज खरीद पाऊँ जिसकी कीमत भी कम हो, साथ ही साथ वो मेरे लिए कैसे प्रोडक्टिव होगा। अब जब मैं एक ऐसी स्टोरी में आ गई हूँ, रीइंकारनेट हो गई हूँ कि मेरी लाइफ आसान है, तो मुझे वो सब करना चाहिए जिससे मुझे एंजॉयमेंट मिल सके, तो इसको मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। और तभी वो इस डॉल के लिए कपड़े बना लेती है और बताती है कि वाह ये बहुत प्यारी लग रही है। हाँ मैंने ये ड्रेस ठीक से नहीं बनाया लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ उसने मेल डॉल के लिए भी एक प्यारा सा ड्रेस तैयार कर दिया था। अब वो इन दोनों डॉल्स को उठाते हुए कहती है कि चलो अब किस करने का समय आ चुका है। वो यहाँ पर उसे रख देती है। इसके बाद कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी करनी चाहिए। जैसे ही वो एम्ब्रॉयडरी करने वाली थी इसी टाइम पर यहाँ पर किलन आ जाता है। चलाते हुए एडिथ से कहता है एडिथ तुमने जो लेटर्स लिखे हुए थे वो मिल चुके हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है एलिस के भाई बहन पर। ये दोनों बहुत ही शैतान हैं। अब यहाँ पर लैला अपने भाई को बताती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुमने मुझे बताया था कि शादी करने के बाद वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में है और एक आजमाइश में है। इस पर भाई उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एलिस बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस गई है। उसके पास वक्त नहीं है, वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहेगी। इसके अलावा काउंट ट्राइगोर्फ लुडविग पर अटैक भी करेगा क्योंकि वो यही चाहता है, उसकी यही प्लानिंग है कि वो उस पर अटैक करवा दे। और इस सारे स्टेप के लिए हमेशा से उसका फर्स्ट स्टेप एडिथ ही रहा है। वो एडिथ को ऐसा कार्ड की तरह इस्तेमाल करता है जैसे कि लोग कार्ड खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो एडिथ को यूज करता है। उसके फादर ने एडिथ को यहाँ पर भी यूज कर लिया है, उसको एडिथ की कोई भी परवाह नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी है। एडिथ की शादी भी ड्यूक के बेटे के साथ इसीलिए की गई थी क्योंकि काउंट के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इस पर तो सिस्टर उसे बताती है कि रुको, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि काउंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इस पर भाई उसे बताता है लैला जरा तुम सोचो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एडिथ को उन्होंने
सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, या वो लोग एडिथ पर इतना भरोसा करते होंगे कि सारी की सारी सच्ची इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इस पर तो सिस्टर उसे बताती है, अच्छा तो मुझे ये बताना चाहते हो कि ड्यूक ने असल में काउंट को धोखा दिया है, उसको रॉन्ग और गलत इन्फॉर्मेशन भिजवाई है। इससे एडिथ का भी मालूम पड़ गया है कि उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भिजवाई है। इस पर भाई उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही साथ वो अपने मन में ये बताता है कि एक अनएक्सपेक्टेड बात भी नोट की गई है। वो ये है कि किलन एडिथ की बहुत हेल्प कर रहा है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे तुम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगी। असल में लाइला यहाँ पर किलन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इस पर तो यहाँ पर लाइला अपने भाई को बता दी है, भाई आप इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा लेते? अब ड्यूक को जाके बता दे कि यहाँ पर एडिथ एक स्पाई की तरह यहाँ पर आई है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चुरा कर अपने बाप को दे रही है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। जिस पर भाई उससे कहता है कि एडिथ मसला नहीं है, असल में एडिथ यहाँ पर खुद बहुत ही खत्म हो जाएगी क्योंकि इसका खेल खत्म होने वाला है। असल मसला रीज है। अब जब किलन ने शादी कर ली है एडिथ से, इसका मतलब ये है कि रीज के क्लिप के साथ शादी करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो वो फ्यूचर ड्यूक की वाइफ बनने वाली है, मतलब ये कि फ्यूचर में वो डचेस बन जाएगी। इस पर तो अब लाइला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने भाई को बताती है कि आखिरकार आप ये क्या फजूल बकवास कर रहे हैं, वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है और वो डचेस नहीं बन सकती। इस पर तो भाई उससे कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि असल मसला रीज है, और इस तरह से क्लिप सारा का सारा रीज के कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि हमने अरेंजमेंट की हुई है, तुम्हारे किलन के साथ शादी करने के चांसेस भी फिर कम हो जाएंगे। इस पर तो यहाँ पर लाइला सोचने लगती है, अपने भाई को बता दी क्यों ना हम एडिथ को यूज करें इस सब में। इस पर भाई उससे कहता है कि कैसे? वो उसे बताती है कि असल में बात कुछ ऐसी है, किलन भी रीज को पसंद करता है। इसका मतलब ये है कि एडिथ उससे जलेगी कि किलन आखिरकार रीज से प्यार क्यों करता है, उसे पसंद क्यों करता है। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो एडिथ रीज को ना पसंद करती है, उससे नफरत करती है। तो अगर हम एडिथ को यूज करें रीज को खत्म करने के लिए तो ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे ये बात बिल्कुल ऐसे बन जाएगी जैसे एक तीर से हम दो शिकार कर लेंगे। अब तो हमने क्या करना है कि यहाँ से बस छोटी सी चिंगारी लगानी है, इससे रीज खुद बहुत ही मर जाएगी। इसी वक्त पर हमें सीन दिखाते हैं किलन का। किलन बहुत भागते हुए आ रहा था एडिथ के पास। उसे बताता है, एडिथ तुमने जो लेटर लिखे हुए थे अपने हाथों से वो मिल चुके हैं फादर को, और फादर ने रिक्वेस्ट किया है कि तुम उसके सामने हाजिर हो जाओ। तो मुझे ये बताओ कि तुम फादर के सामने क्या कहोगी, उसे क्या एक्सप्लेन करोगी? इस पर तो एडिथ उसे बता दी है कि कुछ मैनर्स होते हैं अंदर आने के, अगर तुम अंदर आ रहे हो तो कुछ नोक ही कर लो, क्योंकि उसकी उंगली में सुई चली गई थी। इसके बाद वो यहाँ पर किलन से कहती है कि मैं बस सिंपली उसे बता दूंगी कि कोई मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पर तो किलन गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्रेट ड्यूक मजाक करेगा तुम्हारे साथ। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि हाँ ड्यूक से रिलेटेड मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैंने स्टोरी में पढ़ा हुआ था। इसके बाद वो किलन की तरफ देखते हुए अपने मन में बताती है कि वैसे ये कितना फ्रस्ट्रेटेड है, इसके बावजूद भी ये कितना हैंडसम लग रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेनन आ जाता है। वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी आप मुझे माफ कर दे, लेकिन ड्यूक ने आपको बुलाया है, आपको उसके सामने जाना होगा और उसके सामने पेश होना होगा। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी बता दिया कि मैं सोच रही हूँ कि लेनन भी यही समझता है कि मैं कल्प्रिट हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ से जाते हुए किलन को बता दिया, किलन जस्ट रिलैक्स। वो से बता दिया कि तुम्हें होश होना चाहिए कि नए एविडेंस मिल चुके हैं, अपने फेस को रिलैक्स करो और रिलैक्स हो जाओ। तभी हमें सीन दिखाते हैं ड्यूक का। ड्यूक यहाँ पर एडिथ के सामने एक पेपर रखते हुए उससे कहता है कि ये देखो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन है, और जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है ये तुम्हारी राइटिंग है, ये तुमने अपने हाथों से लिखी हुई है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें रुडविक की तरफ से मिली है कि वहाँ पर कितने ट्रांजैक्शन की गए हैं। साथ ही साथ वो यही बता देता है कि एडिथ बस यहाँ पर तुम अपने फादर का साथ देना बंद कर दो, अगर तुम सच बता देती हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इस पर एडिथ उसे बताती है, ड्यूक बात सजा देने या देने की नहीं है, असल में मैंने कसम खाई है कि मैं इस सब में झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अपने ऑनर की कसम खाई है। वो अपनी लिखाई सामने रखते हुए और इस पेपर को कंपेयर करते हुए ने बता दिया कि चलो मेरी राइटिंग और इस राइटिंग को कंपेयर करते हैं, और तभी वो यहाँ पर नोट करती है कि इसमें क्यों कम्प्लीटली चेंज है। असल में ये लिखाई तकरीबन सेम ही लिखी गई थी, किसी ने कॉपी करके लिखी हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली ये राइटिंग एडिथ की राइटिंग की तरह नहीं है। तभी वो यहाँ पर ड्यूक से कहती है कि ड्यूक मैं अपनी डायरी मंगवाना चाहूंगी, वो भी लेनन के हाथों, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी डायरी यहाँ पर ला सकती हूँ। जिस पर ड्यूक उसे इजाजत दे देता है। अब लेनन वो डायरी ले आता है और जैसे ही वो देखते हैं यहाँ पर एडिथ की राइटिंग में थोड़ा सा चेंजेस जरूर था। वो उसे बताती है कि क्यों मैं इस तरह से नहीं लिखती, जबकि यहाँ पर क्यों कर्सिव लिखा गया है, मैं कर्सिव राइटिंग में बिल्कुल भी लिखाई नहीं करती। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मेरी लिखाई को किसी ने कॉपी किया हुआ है यहाँ पर। अब ड्यूक को वो बताती है कि ड्यूक आपने क्या करना है कि इस चूहे को पकड़ने पर फोकस करना चाहिए, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर रीज भी आ जाती है। वो कहती मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। इसे देखकर यहाँ पर किलन बहुत हैरान था, बताता है कि तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। इस पर ड्यूक बताता है कि मैंने उसे बुलाया है। अब वो यहाँ पर रीज से पूछता है कि रीज तुम 4 सालों से मेरी बीवी की हेल्प कर रही हो उसकी ड्यूटीज को संभालते हुए। इसके बाद उससे पूछता है कि जब एडिथ ने वो ग्रेड वाला तरीका बताया था तो उस वक्त तुम वहाँ पर मौजूद थे, जिस पर रीज उसे बताती है कि हाँ। ड्यूक उससे पूछता है कि ये तरीका किसके
इसको आता है। रीज उसे बताती है कि इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं समझती, इसके बेसिक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, इसकी समझ मुझे ज्यादातर नहीं आती। लेकिन वहाँ पर डचेस मौजूद थी। डचेस से पूछना पड़ेगा कि उसने यह तरीका किसी और को बताया है या नहीं। इसके अलावा क्लिप और किलन को इसके हवाले से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है। ड्यूक उससे पूछता है तो तुम ये बताना चाहती हो कि हमारी फैमिली मेंबर्स के अलावा ये किसी के पास भी नहीं है, ये तरीका किसी को नहीं आता। इस पर रीज बताती है कि हाँ। तभी यहाँ पर एडिथ अपने मन में बताती है, अच्छा तो जब मैं इसको ये तरीका समझा रही थी तो इस वक्त इसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रीज इनसे पूछती है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर ड्यूक उससे कहता है कि कोई भी मसला नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये बात सुनकर तो एलिस यहाँ से जाने लगती है। मीन्स के रीज यहाँ से जा रही थी, लेकिन इसके इस एक्सप्रेशन से मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि ये क्यूरियस स्टाइल से इन सब की तरफ देख रही है, ये इनोसेंट है या सारा का सारा काम इसी ने किया हुआ है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ अपने मन में बताती है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं ये सोच रही थी कि रीज कुछ बताएगी तो इससे मेरा एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि ओरिजिनल स्टोरी में रीज ने क्या बताया था एडिथ के हवाले से, लेकिन यहाँ पर तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ ऐसा बताएगी जो कि मेरे हक में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? रीज ने इनको ये सब बता दिया तो उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा था? और तभी हम देखते हैं ड्यूक यहाँ पर एडिथ से पूछता है, एडिथ तो इसके हवाले से अब तुम क्या बताती हो? रीज ने भी अपनी बात बता दी है। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती। और तभी वो यहाँ पर ड्यूक से कहती है कि ड्यूक ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो टेबल बनाया हुआ है और ये वाला टेबल ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, इसमें डिफरेंस जरूर मौजूद है, तो आपने असल कल्प्रिट को पकड़ना होगा। और तभी वो यहाँ पर सोचने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या चल रहा। अब जैसे ही वो किलन की तरफ देखती है, किलन उसकी डायरी रीड कर रहा था। अब जैसे ही वो ये देखती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अपनी डायरी उससे लेते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी की पर्सनल डायरी इस तरह से नहीं पढ़ सकते। साथ ही साथ वो उसे यही बताती है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम मेरी जरा बराबर भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस पर तो किलन हैरान हो जाता है और बताता है नहीं मैं तो बस सिर्फ, और वो बहुत शर्मिंदा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूक एडिथ से कहता है, एडिथ तुमने जो बताया वो ठीक है, लेकिन हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम इस दावे को नहीं मान सकते। वो एडिथ को बताता है कि फिलहाल के लिए हम ये मसला यही पर ही छोड़ देते हैं और मैंने तुम पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वो मैं तुमसे हटा रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिथ बहुत गुस्से से जा रही होती है और किलन उसके पीछे होता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। जिस पर एडिथ उसे बताती है, मुझे मालूम है हमेशा से ही तुम यही कहते आ रहे हो और फ्यूचर में भी तुम सिर्फ और सिर्फ यही बताओगे। जिस पर किलन उससे कहता है, लेकिन अगर तुम इस फैक्ट की तरफ देखते हो, इस बात पर गौर करती हो, तुम गोल्फ फैमिली की एक मेंबर हो, तो अगर ये सब हो जाता है तो ये नॉर्मल बात है और ये नेचुरल बात है कि सबका शक तुम पर ही जाता। इस पर एडिथ बताती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि अब मेरा अपनी फैमिली के साथ कुछ वास्ता नहीं है, मैं उनकी परवाह नहीं करता। इस पर तो किलन अब एडिथ से कहता है, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता। वो उसे बताता है कि पास्ट में जितने भी ओकेजन हुए हैं, जितने पार्टीज, जितने इवेंट्स भी हुए हैं, उस सारे के सारे में तुमने अपने फादर की हेल्प की है। तुमने मुख्तलिफ जगहों से बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन चुराई हुई है, तो ये नॉर्मल बात है कि हम तुम पर शक करते। अब इसी टाइम पर एडिथ बताती है कि ये सब क्या चल रहा है और अचानक से यहाँ पर नोना को एडिथ की सारी मेमोरीज आना स्टार्ट हो जाती है पास्ट में, कि वो पास्ट में कैसी थी। असल में वो डिफरेंट ओकेजन पर जाओ तो इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए वो कुछ भी करती थी। पार्टीज में जाती, पार्टीज को ज्वाइन करती, लोगों के साथ अफेयर्स करती। इसके अलावा इसकी वजह से बहुत ज्यादा नोबल्स की शादियां भी टूटी है। ये सारी की सारी मेमोरीज एडिथ को याद आने लगती है। तो वो अब यहाँ पर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, इस वक्त पर मुझे ये मेमोरीज क्यों आ रही है। वो यहाँ से जाने लगती है। किरण उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। वो उसको रूम तक छोड़ देता है। एडिथ अंदर आ जा। साथ ही साथ वो यही बात सोच रही थी कि ये मेमोरीज इस वक्त नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये गलत टाइम पर मेरे दिमाग में आ गई है। अब जैसे ही वो अंदर आती है, हम देखते हैं कि बाहर आ जाती है रीज। वो किलन से पूछती है कि किलन सब क्या चल रहा है, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और ये सब क्या हो रहा था। जिस पर किलन उससे कहता है कि डॉक्यूमेंट्स चोरी होने के इल्जाम एडिथ पर लगे हुए थे। इस पर रीज बताती है कि मुझे इस सब के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो रहा है, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं कहती। वो बताती है कि मुझे एडिथ के पास जाना होगा और अपनी सफाई देनी होगी। जिस पर किलन उससे कहता है कि बस इससे रिलेटेड और बातें मत करो क्योंकि ये मामला यही पर ही खत्म हो चुका है, और वो वहाँ से जाने लगता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ अपने मन में बताती है कि मुझे लोगों की बातें ऐसे छुपे छुपाई नहीं सुननी चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो भी चली जाती है अंदर। साथ ही साथ रीज बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि किलन ने उसके साथ किस टोन में बात किया है। वो असल में रीज को यहाँ पर छोड़कर चला गया था। अब जब किलन यहाँ से जा रहा था तो उसे एडिथ की सारी बातें याद आती है जो कि उसने अपने डायरी में लिखी हुई थी। उसने डायरी में लिखा हुआ था कि आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर गई थी और मॉर्निंग वॉक करते करते मैं ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच चुकी। वहाँ पर
किलन और साथ ही साथ क्लिप ट्रेनिंग कर रहे थे। किलन से रिलेटेड वो बताती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ट्रेनिंग करते हुए बहुत हैंडसम लगता है। इसके अलावा उसके मसल्स वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वो बताता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने उसे हंसते हुए भी देखा लेकिन वो मेरी तरफ नहीं हंसा था। वहाँ पर रीज आ गई थी और उसने रीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए और हंसते हुए हाय कहा था। इस वक्त तो तकरीबन मैं मरने ही वाली थी, शायद से मैं बेहोश हो जाती। मैं भी ये चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरफ बिल्कुल इसी तरह से स्माइल से हाथ हिलाए और मुझे कहे हाय, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रेजेंट में किलन ये सारी की सारी बातें याद करते हुए बताता है कि आखिरकार वो क्यों चाहती है कि मैं उसकी तरफ स्माइल करूं और उससे भी उसी तरह से ही मिलूं जैसे मैं रीस से मिलता हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए वो आ जाता है क्लिप के पास। क्लिप से कहता है कि चलो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आओ और मेरे साथ ट्रेनिंग करो। जिस पर क्लिप उससे कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, जिस पर किलन उससे कहता है कि बस बकवास करना बंद कर दो, जल्दी ट्रेनिंग हॉल में आओ और मेरे साथ ट्रेनिंग करो, तुम फजूल बातें बहुत ज्यादा करते हो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ आ जाती है डचेस के पास। डचेस उससे कहती है कि हाँ तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। डचेस उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा कल का दिन बहुत बिजी गुजरा था और बहुत मुश्किल गुजरा था, जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो डचेस को बताती है कि डचेस ये सब मैंने नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया है। जिस पर डचेस उससे कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि ये सब तुमने नहीं किया। वो उसे बताती है कि मेंटल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस से बहुत ज्यादा होता है, मुझे मालूम है कि तुम किस सदमे से और किस तकलीफ से गुजर रही हो। अब एडिथ उसे फिर से बताती है कि आप मेरा यकीन करें, आप मेरा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं चुराए। जिस पर डचेस से बताती है कि मेरी बच्ची मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मुझे मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट्स तुमने नहीं चुराए। ये बात सुनकर तो एडिथ हैरान हो जाती है। साथ ही साथ डचेस उसे फर्दर बताती है कि मैंने देखा है कि इन सारे दिनों में तुमने कितनी मेहनत की है, तुमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बिल्कुल दिल से और बहुत हार्ड वर्क के साथ अरेंज किए हुए थे, और साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पर एडजस्ट होना भी मुश्किल था। वो से बताती है कि ऑफ कोर्स मैं भी इस सब से गुजरी हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे लिए भी ये सब संभालना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं मालूम कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए हैं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि ये काम तुम नहीं कर सकती। अब जैसे ही वो ये बात यहाँ पर एडिथ को बताती है, एडिथ बहुत होश हो जाती है और साथ ही साथ इसी वक्त पर वो उदास भी थी। अचानक से वो एक राज खोलने वाली थी, कुछ बताने वाली थी कि असल में ये सब कैसे हुआ है, और इसी टाइम पर वो बेहोश हो जाती है। असल में वो अपनी फैमिली गोल्स के बारे में कुछ बता रही थी और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। इसी टाइम पर हम देखते हैं किलन का सीन। किलन प्रैक्टिस कर रहा था क्लिप के साथ, वो अपने सारे के सारे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को उतार रहा था। इसी टाइम पर उसके पास एक बंदा आ जाता है, इससे कहता है कि सर लेडी एडिथ बेहोश हो चुकी है। वो अचानक से बेहोश हो गई। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्लिफ उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या बताना चाहते हो, जिस पर वो सर्वेंट उसे बताता है कि वो डचेस के साथ बात कर रही थी और कुछ देर पहले ही अचानक से वो बेहोश हो गई। इस पर क्लिफ कहता है ओ किलन तो भागते हुए जा रहा था, वो जल्दी जल्दी शर्ट पहन लेता है, वहाँ से जाने लगता है, और बस फिर यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आज के बाद से हम नए एपिसोड जो होंगे वो इस चैनल पर अपलोड करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस वाली स्टोरी पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूंगी। जैसे कि अब अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो इसमें मैं ये वाली स्टोरी भी ऐड करूंगी, साथ ही साथ नया एपिसोड भी उसमें ऐड करूंगी, और आप सब लोगों को बताऊंगी कि नया एपिसोड किस टाइम के बाद से स्टार्ट होने वाला है। आप डायरेक्टली अपने लिए वहां से लगाया करें और वहां से फिर नया एपिसोड देखा करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एक प्यारा सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।